everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की क्लास में हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। पूरा हमने इंट्रोडक्शन समझा कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ हमने समझ लिए थे क्या मेंडल के लॉज, है ना। एक एक वर्ड एनसीईआरटी बेस्ड हमने डिस्कस किया कि मेंडल के जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस थे उनमें से हमने दो लॉज को डिस्कस किया था, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ दैट इज डोमिनेंस। पहला लॉ होता है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि हर कैरेक्टर के लिए देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज डोमिनेंट, वन इज रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को हर कंडीशन में एक्सप्रेस करता है, चाहे वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, चाहे वो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, डोमिनेंट कैरेक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। ठीक है, और अगर मैं बात करूं रिसेसिव कैरेक्टर की, दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली एंड ओनली इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। ये हमने डिस्कस किया था हमारी प्रीवियस क्लास में। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? कहता है कि जो फैक्टर्स हैं दीज आर इन पेयर। जैसे ही गैमीट फॉर्मेशन होता है तो ये फैक्टर्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं। दिस फैक्टर्स दे गेट सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो फैक्टर्स के सेग्रीगेट होने का मतलब हमने क्या समझा था? हमने ये समझा था कि हर कैरेक्टर के लिए फैक्टर मतलब क्या होती है? जीन। जीन की होती है दो फॉर्म बेटा जिनको बोलते हैं एलील्स। ठीक है, तो एलील्स की वजह से ही कोई कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और कोई कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो अब मतलब हम हमारी जो स्टडी है मेंडल्स के लॉज के जो डोमिनेंस या फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे उनको हम अब किससे कंपेयर कर रहे हैं? हमारे जीन और एलील्स की स्टडी के साथ। ठीक है, तो ये बात हमें आज बहुत अच्छे से पता है। तो क्या मेंडल का लॉ हर जगह अप्लाई हो रहा था? क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को हर जगह एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा? क्या ये बात हर एक्सपेरिमेंट में हर प्लांट पे अप्लाई हो रही थी? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं था। जब मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे ना बेटा, उनको दूसरे प्लांट्स पे जब किया गया तो बहुत सारे ऐसे हमें रिजल्ट्स मिले जहां पे मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो थे वो सही प्रूफ नहीं हो रहे थे। तो उसका हम समझेंगे आज का रीजन क्या है, कंसेप्ट क्या है बेटा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस चैप्टर हमारा वही है। इसके अंदर हम बात करेंगे कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। क्या कोई भी जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट फैक्टर है, वो हमेशा अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाता है या नहीं कर पाता है? ठीक है, तो इसके लिए देखो however NCERT starts this concept of codominance and incomplete dominance। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे कोडोमिनेंस की। को का मतलब समझना बेटा। चलो पहले यहां से शुरू करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की बात हो रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अवर एनसीईआरटी या जो भी मतलब एनसीईआरटी को तो हम बेस मान रहे हैं, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे जब उनको जो पीस वाले एक्सपेरिमेंट थे जब उनको रिपीट किया गया दूसरे ट्रेट्स को लेके, दूसरे ट्रेट्स मतलब दूसरे कैरेक्टर्स को लेके, जरूरी नहीं है हमें हाइट वाला कैरेक्टर चाहिए, जरूरी नहीं हमें सीड कलर चाहिए, हमें सीड कलर सीड शेप चाहिए, पोड कलर चाहिए, इसके अलावा और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं। जब उन कैरेक्टर्स के लिए हमने एक्सपेरिमेंट दूसरे प्लांट्स के ऊपर जब किए ऑन अदर प्लांट्स, तब ऐसा दिखने में आया कि कई बार F1 जनरेशन के अंदर हमें एक ऐसा ट्रेट मिल जाता है जो अपने किसी भी पेरेंट के साथ मैच नहीं करता है। ठीक है, तो sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent। ठीक है, and was in between the two। जैसा कि हमने ये बोला था,
जब मेंडल्स के हम ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस कर रहे थे, मेंडल ने क्या किया था, टॉल और ड्वार्फ प्योर वाले प्लांट्स को जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन के अंदर जो प्रोजेनी हमें मिली थी वो अपने एक पेरेंट के साथ कंप्लीटली रिजेंबल कर रही थी। मतलब F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट्स क्या आए थे, टॉल आए थे, राइट। अब मेंडल जी ने बहुत लार्ज सैंपल साइज पे सिर्फ मटर के प्लांट के ऊपर ही ये अपने एक्सपेरिमेंट करते गए, तो उनके रिजल्ट बार बार उनको वैसे ही मिलते गए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दे दिए, ठीक है। बट अब जैसे जैसे अब एडवांसमेंट होगी तो और साइंटिस्ट आएंगे। जब काम मेंडल जी ने अगर पी पे किया तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने सोचा कि ठीक है हम दूसरे प्लांट्स पे करके देखते हैं, ठीक है। तो दूसरे कैरेक्टर्स को लेकर स्टडी किया, तो ऐसे एक हमारे सामने नाम आता है बेटा किसका, स्नैपड्रैगन या एंटीरिनम और स्नैपड्रैगन, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर के अंदर स्नैपड्रैगन या एंटीरिनम स्पीशीज हो सकती है, ठीक है। ये कौन सा फ्लावर है बेटा, डॉग फ्लावर, ठीक है। और या हम एक और प्लांट ले सकते हैं, दैट इज 4 o'clock प्लांट, दैट इज मिराबिलिस जलापा, दैट इज 4 o'clock प्लांट। जब इन प्लांट्स के ऊपर स्टडी की गई, ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या सीन आता है। इनके पास याद रखेंगे, अगर हम ठहरो यहीं पे हम एक स्लाइड लेते हैं, अगर हम एंटीरिनम या स्नैपड्रैगन की बात करें तो ये कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड को, ठीक है। और ये वाला कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट को, ठीक है। ओके, कैपिटल आर लिखा, इसका मतलब मैंने ये कैसा कलर है, दिस इज डोमिनेंट, और ये कैसा कलर है, दिस इज रिसेसिव, ठीक है। चलो प्योर फॉर्म में हमने ले लिया, हमने इनको करवा दिया बेटा क्रॉस। चलो यहीं पे क्रॉस करते हैं, इनके बनाओ अब गैमीट्स क्या बनेंगे, आर। मान लो ये था आपका मेल प्लांट, मतलब इस प्लांट की ली गई थी पॉलन्स, मेल प्लांट्स, ठीक है। चलो समझ लो इसको, दिस इज मेल प्लांट, और इसके जब हमने गैमीट्स बनाए तो ये बन गया आपका, मान लो फीमेल प्लांट के गैमीट्स, एग किससे लेंगे, फीमेल प्लांट से, पॉलन किससे लेंगे, मेल प्लांट से, राइट। चलो प्यूनेट स्क्वायर ही बना के बात कर लेते हैं, राइट। तो हम करते हैं मेल गैमीट को रखते हैं इस साइड पर आर, और फीमेल गैमीट्स को रखते हैं हम इधर, ठीक है। चलो अब इनका क्रॉस कराओ, इस आर को इस आर से किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सारी की सारी प्रोजेनी F1 जनरेशन की है, ठीक है। ओके, अब मुझे ध्यान से बताना, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होना चाहिए। हर जगह पे आप देखो ये डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है, तो इस डोमिनेंट कैरेक्टर के आने की वजह से सारे के सारे जो फ्लावर्स है दे शुड बी रेड। इसका मतलब आर और आर क्या होना चाहिए, रेड। मैं यहां लिख दूं, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो डोमिनेंट फैक्टर या डोमिनेंट जीन है वो अपने आप को हर बार एक्सप्रेस करेगी, चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो, ठीक है। बट एंटीरिनम के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो ये जो F1 प्रोजेनी आती है, रेड और व्हाइट को क्रॉस करने पे इन फ्लावर्स का कलर आता है पिंक, मतलब दिस RR इज ऑफ पिंक कलर, ठीक है। तो इसका मतलब रेड वाली जीन और इधर से व्हाइट वाले जीन दोनों ने अपने आप को एक साथ डोमिनेट करवाया, ठीक है। दोनों ने अपने आप को एक साथ डोमिनेट करवाया, कुछ कैरेक्टर आ गया रेड, कुछ कैरेक्टर आ गया व्हाइट। अब आप रेड और व्हाइट को जब मिक्स करते हो तो आपको पता है कि आपके सामने कौन सा कलर आता है, दैट इज पिंक कलर। आपके सामने आ जाएगा पिंक कलर। इसका मतलब आर जीन भी अपने आप को डोमिनेट कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, स्मॉल आर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। दोनों जीन्स जब अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करती हैं, को का मतलब क्या होगा, दैट इज एक साथ।
और डोमिनेंस, एक साथ जब दोनों जीन्स डोमिनेट कर जाए तो उस कंसेप्ट को बोलेंगे को डोमिनेंस, राइट। अब देखो आगे चलते हैं, ये वाले फ्लावर कैसे आए, होने चाहिए थे रेड, दे शुड बी रेड, होने चाहिए थे, बट हुए कैसे, पिंक। अब मैंडल जी के अकॉर्डिंग उन्होंने सेल्फिंग कराई थी तो हमने भी सेल्फिंग करवा लेते, ठीक है। तो चलो एक बार यहां से हटाती बेटा, हम यहाँ पे लिखते हैं आर 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 आर। ये कौन सी जनरेशन है, ये है बेटा F1 जनरेशन, ठीक है। इनके बीच में करवा दी हमने क्रॉस, तो मतलब ये क्या करवा दी हमने, सेल्फिंग। हमने F1 जनरेशन के मेंबर्स को लिया और उनके बीच में करवा दी हमने क्रॉसिंग। तो इनके गैमीट्स बनाओ आर 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 आर, ठीक है। चलो लिख लो, एक तरफ मेल गैमेट्स लिख लो, एक तरफ फीमेल गैमेट्स लिख लो, आर 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 आर। अब देखो आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनको और इनको करो, देखो पहले इनको और इनको किया, फिर इनको और इनको किया, अब करो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अब देखो ये कैसा है, ये रेड है, ये कैसा है, रेड है। मैं दिखने में बता रही हूँ बेटा, अब मैं फिनोटाइप बोल रही हूँ, दिस इज रेड। ये कैसा है, अब आपको याद हो जाना चाहिए कि दिस इज नॉट रेड, दिस इज पिंक, दिस इज पिंक, ठीक है, दिस इज पिंक। तो रेड और पिंक और स्मॉल आर कैसा था बेटा, व्हाइट, व्हाइट। तो इसका मतलब जीनोटाइप रेड की कैसी है, कैपिटल आर, पिंक की हो जाएगी कैपिटल आर स्मॉल आर, व्हाइट की हो जाएगी आर एंड आर कौन से, स्मॉल वाले। तो इसका मतलब एक रेड है, दो पिंक है, एक व्हाइट है। तो क्या ये जीनोटाइप नहीं है, ये क्या थी बेटा, दिस वाज फिनोटाइप, पीआर लिख रही हूँ, मतलब फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक दिखने में। ये कैसे है बेटा, जीनोटिपिक। जीनोटिपिक मतलब जीनोटाइप कैसा है, हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन ने कौन सा कलर दे दिया, पिंक कलर। होमोजाइगस कंडीशन ने कौन सा कलर दे दिया, रेड कलर। होमोजाइगस रिसेसिव वाली ने दे दिया व्हाइट कलर। तो अब आप एक चीज अगर यहाँ पे समझ पा रहे हैं, तो पीआर इज सेम एज जीआर, फिनोटिपिक रेशियो इज सेम एज जीनोटाइप रेशियो। तो ये अगर ऐसी कोई भी एग्जांपल आपके सामने आ जाए तो उसको बोलेंगे इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है ना, यहां लिख देते हैं PR इज इक्वल टू GR, वो भी कितनी, 1:2:1 इज इक्वल टू 1:2:1। PR इज इक्वल टू GR, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है जहां पे PR और GR क्या मिलेंगे, सेम। तो आंखें बंद करके अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए इन अक्रॉस द PR एंड GR वर सेम, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। चलो, is a good example to understand incomplete dominance. Sorry, मैं बार बार गलत बोल रही हूँ, कोडोमिनेंस नहीं, सॉरी, आई एम रेक्टिफाइंग माय मिस्टेक। इनकम्प्लीट, आधा रेड ने बेटा अपने आप को एक्सप्रेस किया, आधा व्हाइट ने अपने आप को एक्सप्रेस किया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखो जैसे मैं कंफ्यूज हो सकती हूँ कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो आप भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, याद रखना है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कोडोमिनेंस का मतलब होता है एक साथ, बट यहाँ पे देखो रेड कलर और पिंक कलर कैसे आएगा, आधा रेड ने एक्सप्रेस किया इनकम्प्लीटली, आधा व्हाइट ने किया, मतलब दोनों जीन अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाई। तो ये सारी जो एग्जांपल्स है किसकी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीटली डोमिनेटिंग, दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। तो in a cross between true breeding red flowered and true breeding white flowered plants RR, the F1 was pink. तो ये किसका एग्जाम्पल है, देखो कलर, दिस इज रेड, दिस इज व्हाइट, पिंक कलर के फ्लावर आए। ये एग्जाम्पल किसका है बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, ठीक है। चलो आगे आओ। अब आगे क्या हुआ, सेम वही चीज देखो, जब F1 को सेल्फ पॉलिनेट किया तो F2 के अंदर 1 आया बेटा होमोजाइगस रेड, है ना।
अब हेटेरोजाइगस रेड की बात ही नहीं है। अब दो कैसे बनेंगे, वो पिंक बनेंगे ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दो कैसे आए, पिंक पिंक। इनकी कंडीशन क्या थी, कैपिटल आर एक स्मॉल आर, और एक आया बेटा देखो दोनों स्मॉल आर, ये तो चलो व्हाइट है। तो हमारे सामने क्या आ गई, 1:2:1। ये क्या है, पी आर है। ये क्या है, पी आर है। यहाँ पे जो जीनोटाइपिक रेशियो है वर एग्जैक्टली एज वी वुड एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बट द फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज्ड फ्रॉम 3:1। देखो मेंडल के क्रॉस में ये जीनोटाइप थी ना, दिस वाज जीनोटाइप, फिनोटाइप क्या थी 3:1, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे वही फिनोटाइप है जो जीनोटाइप है, ठीक है। तो मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड बट द फिनोटाइप ratios had changed from 3:1, that is dominant to recessive form. What happened was that R was, इसको अंडरलाइन करोगे, R was not completely dominant over small r, and this made it possible to distinguish capital R small r as pink from capital R red, small r white due to incomplete dominance. The dominant gene was not able, मतलब कैपिटल जो कंडीशन थी R वाली, that was not able to express itself completely. Both the genes they have expressed, मतलब रेड के अंदर कौन सा कलर मिल गया, व्हाइट, तो क्या बन गया, पिंक। तो ये आपके सामने क्रॉस है, रेड को लिया, व्हाइट को लिया, पिंक बन गया बेटा। सेल्फिंग करा दो इनकी, सेल्फिंग कराएंगे तो ये फीमेल गैमेट, इस तरफ मेल गैमेट्स। तो F2 जनरेशन के अंदर क्या आया, एक रेड आया, दो पिंक आए, एक व्हाइट आया। तो फिनोटाइपिक रेशियो देखो, मैं दिखने में बता रही हूँ कि रेड पिंक व्हाइट, तो ये क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो। और अगर मैं जीनोटाइपिक की बात करूँ तो वो भी सेम है, दैट इज 1:2:1। तो यहाँ पे क्या है, पी आर इज इक्वल टू जी आर, और ये किसकी एग्जाम्पल बन जाती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ठीक है। कारण क्या है बेटा, इसका कारण क्या है, कैसे एक ही जीन अपने आप को मतलब कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस हमें क्या समझ में आना चाहिए, हमें आनी चाहिए जीन, हमें जीन के और एलील्स का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखो एक बार देखो, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, बेसिकली डोमिनेंस है क्या चीज, क्यों कुछ जीन्स डोमिनेंट होती हैं, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट और सम होती हैं रिसेसिव। इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए एनसीईआरटी बोलती है वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज, ठीक है। चलो पहले यही देखते हैं कि जीन करती क्या है। बेसिकली व्हाट इज अ जीन, फंक्शनल यूनिट। जीन की अगर हम डेफिनेशन बात करें तो हम यही बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस किस वजह से है, ड्यू टू डीएनए। तो डीएनए जीन किसका पार्ट है, डीएनए का। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो मैं बात करूं, ये कुछ मान लो मैंने थ्रेड सा बना दिया, व्हाट इज दिस, दिस इज क्रोमेटिन, ठीक है। तो एक तरह से डीएनए है, ध्यान से सुनो, चलो ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं, हम समझते हैं डीएनए है। डीएनए का एक डबल स्ट्रैंडेड थ्रेड है, ठीक है, दिस इज डीएनए। डीएनए जब ऐसे अपने आप को पूरा कंडेंस कर लेता है तो न्यूक्लियस के अंदर अपने आप को पूरी तरह से पैक कर पाता है, छोटा सा न्यूक्लियस है, तो वो कंडेंस्ड जो डीएनए है उसको हम बोल देते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। और कंडेंस्ड हो जाए तो उसको हम बोल देंगे क्रोमोसोम, जब भी सेल को डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्रोमेटिन, और जब सेल को डिवाइड करना होता है इस तरह से कुछ कंडेंसेशन हो जाती है, दैट इज नोन एज क्रोमोसोम। और आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स है, दीज आर द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सेल डिवीजन वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से समझा है कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम दे आर प्रेजेंट इन अवर सेल्स, राइट। अब अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा, अगर मान लो क्रोमोसोम्स को हम खोल के देखें तो एक तरह से पूरे के पूरे इस थ्रेड के ऊपर क्या है बेटा, यहाँ पे है कुछ मान लो इतना पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल इतना पोर्शन, ये क्या है, जीन,
इतना पोर्शन जो है मैंने डीएनए को खोल दिया, खुला हुआ डीएनए जो है अगर उसके ऊपर मैं देखूं तो फंक्शनल पार्ट जो है जो इनहेरिटेंस का काम कर रहा है दैट इज जीन। तो इतना पार्ट इसको मान लो मैंने रिप्रेजेंट किया जीन, और मैंने बोला मान लो ये है जीन। तो इस तरह से डीएनए के ऊपर क्या है, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमें पता है कि डीएनए न्यूक्लिक एसिड के ऊपर क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, और जनरली 3 के पेयर में इस तरह से कुछ ये सब मिलके क्या बनाते हैं, जीन। तो मान लो मैं इतना हिस्सा बात करूं कि ये फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इसको मैं बोल देती हूँ जीन। ठीक है, क्या बोल देती हूँ, जीन। अब देखो मैंने बोला क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन अ होमोलोगस पेयर। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, हमने डिस्कस किया है जीन। जीन क्या कंट्रोल करती है बेटा, रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल अ ट्रेट। ठीक है, फैक्टर अगर पेयर में होते हैं इसका मतलब जीन भी पेयर में होती है, दे आर इन पेयर, जिनको हम क्या बोला, एलील्स। क्या बोलते हैं, एलील्स। फॉर एग्जांपल अब बहुत सिंपल करके समझना में, मान लो ये मेरे पास है एक क्रोमोसोम, ये मेरे पास है एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये है दूसरा, और ये हो गया होमोलोगस पेयर। फॉर एग्जाम्पल चलो सिंपल करने के लिए मान लो मैं कलर का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एक मेरे पास ट्रेट है, किसका, हाइट का ले लो, कलर का ले लो, कोई भी ले लो। हाइट का कलर ले लिया है ना, अकॉर्डिंग टू मेंडल मान लो हाइट की हम इजी करने के लिए हम हाइट का ट्रेट ले लेते हैं। तो होमोलोगस पेयर के ऊपर यहाँ पे क्या है बेटा, जीन्स है, यहाँ पे क्या है, जीन्स है। हाइट कैसी हो सकती है, इट कैन बी टॉल, इट कैन बी स्मॉल। ठीक है, तो हाइट को कंट्रोल करने के लिए देयर इज वन जीन, उस जीन की 2 फॉर्म्स कहाँ प्रेजेंट है, होमोलोगस पेयर के ऊपर, ऐसे सामने। ये बेटा लोकस है, अगर इस जगह पे होमोलोगस पेयर में इस जगह पे हाइट की जीन है तो इसके सामने भी हाइट की जीन होगी। तो ये जो पोजीशन है ना, इसको हम बोलते हैं लोकस। क्या बोलते हैं, लोकस, मतलब पोजीशन क्या है। मान लो इसी तरह से यहाँ मान लो है कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आई, कलर ऑफ आई, इट कैन बी ब्लू, इट कैन बी ब्लैक। कलर ऑफ आई कैन बी ब्लू, कैन बी ब्लैक, या कैन बी ब्राउन ऑल्सो, राइट। तो मान लो आई कलर का जो जीन है वो मान लो यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल आई कलर का जीन है यहाँ पे, तो ये इसके सामने इसी का जीन का दोनों फॉर्म है। तो एक ही जीन की 2 फॉर्म्स क्या कर सकती हैं, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं लोकस, मतलब पोजीशन। अब सुनना ध्यान से। अब मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैरेक्टर लिया हुआ है हाइट का, है ना, हाइट के कैरेक्टर में जो टॉलनेस वाली एलील है वो बनाती है एक प्रोटीन। क्या बनाती है, प्रोटीन, जिसकी वजह से हाइट डिसाइड होती है, जिसकी वजह से हाइट डिसाइड होती है। ठीक है, ऐसे ही सामने एक और जीन है वो भी हाइट की ही जीन, बट वो जीन हो सकता है जो थोड़ी सी डिफेक्टिव प्रोटीन बना दे, या मॉडिफाइड, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में बोलूं तो मॉडिफाइड प्रोटीन बनाती है। ठीक है, इसको टॉल को भी नहीं बोलो, इसको बोलो एलील 1। दिस इज ऑल्सो एलील, मान लो 1 है, ये है बेटा एलील 2। ठीक है, तो एलील 1 ने एक प्रोटीन बनाई जो बिल्कुल एकदम फंक्शनल प्रोटीन है, तो जिसकी वजह से हाइट कंट्रोल हो गई, टॉलनेस आ गई। अब यही एलील 2 ने प्रोटीन तो बनाई, बट वो प्रोटीन थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में है, तो जिसकी वजह से जो हाइट का जो पूरा कैरेक्टर है, टॉलनेस वाला कैरेक्टर, वो थोड़ा सा कम हाइट का बना, मतलब कम काम कर पाया। तो मॉडिफाइड प्रोटीन ने मान लो हाइट रखवा दी स्मॉल। ऐसे ही मान लो कलर ऑफ आई की बात हो रही है। कलर ऑफ आई फॉर एग्जाम्पल, चलो यहाँ पे लिखो, कलर ऑफ आई की मैं बात करूं, कलर ऑफ आई के लिए क्या है, एक जीन है, और जीन की है एलील्स। मान लो इसकी एलील है 1, इसकी एलील है 2। ठीक है, इस वाली एलील ने जो जीन बनाई, जो प्रोटीन बनाई, दैट इज
बिल्कुल बहुत फंक्शनल प्रोटीन थी और जिसकी वजह से कलर कौन सा आ गया आइस का, ब्लैक। एलील 2 ने कोई भी प्रोटीन नहीं बनाई, कोई भी प्रोटीन नहीं बनाई, नो एंजाइम एट ऑल। एक ने यहाँ तो बनाया मैंने मॉडिफाइड, ठीक है, हाइट थोड़ी सी कम रह गई या स्मॉल रह गई, इसने कोई भी जीन नहीं बनाई और यहाँ पे जो कलर था ब्लैक अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। ऐसा नहीं कि नो कलर, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कलर आ गया, इसके अंदर मॉडिफिकेशन आने की वजह से कलर मान लो आ गया आपकी आई का ब्राउन। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक जीन है, हर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। एक जीन की 2 फॉर्म्स है। जीन का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। अगर प्रोटीन फंक्शनल, कंप्लीटली फंक्शनल प्रोटीन बनेगी तो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। अगर प्रोटीन मॉडिफाइड हो गई, ड्यू टू एनी रीजन मॉडिफाई हो गई, तो वो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो बन जाती है मॉडिफाइड एलील। ठीक है, चलो अब एक बार देखो, हाँ एनसीईआरटी देखो क्या कह रही है। Every gene, as you know by now, contains the information to express a particular trait. हर जीन के पास इंफॉर्मेशन है पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने की। कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? डीएनए है। डीएनए का यूनिट क्या है? डीएनए के पास एक फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट वो क्या करता है बेटा? प्रोटीन बनवाता है, प्रोटीन बनवाता है ताकि कैरेक्टर को कंट्रोल कर सके, और इसी फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोल रहे हैं? जीन। तो इसका मतलब दैट देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, दैट इज एज अ पेयर ऑफ एलील। हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं, हर जीन की 2 कॉपी होती हैं। इनको क्या बोला हमने? एलील। क्या बोलेंगे? एलील। एक ही जीन की 2 मतलब पेयर में प्रेजेंट है। नाउ दीज 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल। जरूरी नहीं है कैपिटल टी के सामने कैपिटल टी ही आए, कैपिटल टी के सामने स्मॉल टी भी तो आ सकता है, जैसा कि हमने हेटेरोजाइगोट कंडीशन के अंदर समझा। एज इन द हेटेरोजाइगोट वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगोन, जिसके बारे में आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, ऐसा एनसीईआरटी बोल रही है, ठीक है। तो हाइट की वाली जीन मान लो, वापस आओ अपनी इसी स्लाइड पर, हाइट वाली जीन मान लो अगर मैंने इसको कैपिटल टी थी तो हो सकता है इसके सामने मॉडिफाइड एलील है दैट इज स्मॉल टी, तो हो सकता है अपने आप को दे कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, ठीक है। तो which modifies the information that particular allele contain. कैपिटल टी के सामने मॉडिफाइड एलील आ गई स्मॉल टी वाली, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन थी वो थोड़ी सी चेंज हो गई हाइट को लेकर, ठीक है। चलो आगे आओ। Let us take an example of a gene that contains the information for producing an enzyme. हमने एक जीन ली, इस जीन का काम क्या है? एंजाइम प्रोड्यूस करवाना, ठीक है। नाउ देयर आर 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। इस जीन की कितनी कॉपीज है? 2 कॉपीज है। चलो यहाँ पे बनाते हैं, इसकी क्या है? 2 कॉपीज है, 2 कॉपीज, ठीक है। ओके, द 2 एलीलिक फॉर्म, 2 कॉपीज को हमने क्या बोला है? एलील्स। क्या बोला है? एलील्स, राइट। लेट अस अज्यूम, जैसा कि मोर कॉमनली होता है, दैट द नॉर्मल एलील, ये वाली एलील बेटा क्या है? नॉर्मल, और एक एलील है मॉडिफाइड, एक एलील है मॉडिफाइड, ठीक है। नॉर्मल एलील ने क्या प्रोड्यूस किया? नॉर्मल एंजाइम, नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस किया, ठीक है। दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए, मान लो कोई भी एंजाइम कहाँ एक्ट करते हैं? सबस्ट्रेट पे एक्ट करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल एंजाइम सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और अपना काम कर देगा। बट थ्योरेटिकली जो मॉडिफाइड एलील थी वो क्या कर सकती है? यहां से देखो, मॉडिफाइड एलील हो सकता है नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना दे, नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बना दे, ठीक है। हो सकता है एक नॉन फंक्शनल एंजाइम बना दे, या हो सकता है कोई भी एंजाइम ना बनाए, ठीक है। अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज किसकी वजह से हैं? दीज आर बिकॉज ऑफ मॉडिफाइड एलील, ठीक है। मॉडिफाइड एलील की वजह से हो सकता है नॉर्मल
एंजाइम बन जाए या लेस फंक्शनल एंजाइम बने। नंबर 2, या हो सकता है ऐसा एंजाइम बने जो काम ही ना करे या कोई भी एंजाइम ना बने। ये 3 पॉसिबिलिटीज किसकी वजह से? मॉडिफाइड एलील की वजह से। एलील किसकी? जीन की 2 फॉर्म, एक नॉर्मल हो सकती है, एक मॉडिफाइड हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल वाली प्रोड्यूस करेगी नॉर्मल एंजाइम को। राइट, क्लियर है इतनी सी बात? चलो, तो इस तरह से ये क्या काम करती है। फर्स्ट केस में देखो, कौन सा फर्स्ट केस? द मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, दैट इज इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप ट्रेट दैट रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस। ठीक है, पहला केस देखो, पहले केस में क्या था? नॉर्मल और लेस फंक्शनल एंजाइम। ठीक है, किसकी वजह से? ये किसने बनाया? मॉडिफाइड एलील ने। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई थी, ज्यादा नहीं आई थी। ठीक है, ओके, तो तब तो काम चल गया। अब ऐसी इक्विवेलेंट एलील्स होती है जनरली वेरी कॉमन, दीज आर वेरी कॉमन। ठीक है, बट इफ द एलील प्रोड्यूसेस, अगर मान लो अब मॉडिफाइड एलील ने एक दूसरा एंजाइम प्रोड्यूस किया विच इज नॉन फंक्शनल एंजाइम, तब बताओ क्या वो सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट कर पाएगा? वो एंजाइम क्या वो सबस्ट्रेट पे एक्ट कर पाएगा? नॉन फंक्शनल एंजाइम या कोई भी एंजाइम नहीं बना, द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। बाहर से जो अपीयरेंस हम बात कर रहे हैं दैट कैन बी अफेक्टेड। ठीक है, ओके, द फिनोटाइप विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमॉडिफाइड एलील। तो इसका मतलब जो फिनोटाइप की जो प्रोबेबिलिटी है जो फिनोटाइप के अपीयर होने की, वो किसके ऊपर अब डिपेंडेंट हो गई? एक जीन तो बेटा मॉडिफाइड हो गई। ठीक है, अब उसकी तो 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो हो सकता है नॉर्मल जीन बना भी दे, ना भी बनाए, या हो सकता है नॉन फंक्शनल बना दे। तो सारा का सारा काम किसके ऊपर टिक गया? फिनोटाइप के लिए। दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नॉर्मल जीन। सिर्फ एक ही जीन को काम करना है। अब जब अनमॉडिफाइड, नॉर्मल जीन का मतलब अनमॉडिफाइड एलील अब क्या करेगी? दैट विल रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, जिसको हम बोलेंगे डोमिनेंट एलील। जिसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट एलील। जब हम बात कर रहे थे आर रेड, इसका मतलब दोनों अनमॉडिफाइड मतलब नॉर्मल वाले जीन्स थी जिन्होंने रेड कलर ही देना था। यहाँ पे क्या थी? दोनों मॉडिफाइड हो गई जीन जिन्होंने व्हाइट कलर दिया, रेड कलर दिया ही नहीं। ये मान लो ये होमोलोगस पेयर है और यहाँ पे है आर वाली जीन। ठीक है, इसके सामने भी आ गई आर वाली जीन। ये दोनों नॉर्मल जीन है, बहुत कॉमन यही होता है। नॉर्मल जीन ने रेड कलर दे दिया। अब ड्यू टू एनी रीजन क्या हुआ कि स्मॉल आर ये वाली जीन भी मॉडिफाई हो गई, ये वाली भी मॉडिफाई हो गई। ठीक है, तो ये कैरेक्टर कैसा बन गया? व्हाइट। तो रेड वाला डोमिनेंट है मतलब नॉर्मल जीन की वजह से, व्हाइट वाला कैरेक्टर है ड्यू टू मॉडिफाइड जीन की वजह से। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? आर वाली जीन ने अपना कलर दिया। ठीक है, दैट वाज नॉर्मल जीन डोमिनेट कर जाती है, और यहाँ पे ये भी एक तरह से नॉर्मल प्रोटीन ही बना रही थी। ठीक है, चलो, एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील्स। जो एलील मॉडिफाई हो जाती है वो क्या होती है? रिसेसिव, और जो अनमॉडिफाइड रहती है वो होती है डोमिनेंट। तो इस बात को यहाँ पे लिख लो, इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं। कहाँ लिखे? चलो लिखते हैं अभी। Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. ठीक है, चलो मैं यही वाली बात लिख रही हूँ, बड़े बड़े शब्दों में लिख लेंगे। नॉर्मल और मॉडिफाइड, नॉर्मल और अनमॉडिफाइड, सॉरी, नॉर्मल और अनमॉडिफाइड एलील ये क्या होती है? डोमिनेंट। ठीक है, और मॉडिफाइड एलील ये क्या होती है बेटा? रिसेसिव। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इनके ऊपर है जीन्स, ये भी क्या है? जीन। तो इसका मतलब जीन तो एक है जो कंट्रोल करती है ट्रेट को। ठीक है, और इसकी होती है 2 फॉर्म जिनको बोलते हैं एलील्स, जिनको क्या बोलते हैं? एलील। तो ये है मान लो अनमॉडिफाइड वाली एलील
और ये है मान लो मॉडिफाइड वाली एलील, ठीक है। अब अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन्स आ गई, मैं UM लिखूंगी अनमॉडिफाइड के लिए, यहाँ भी अनमॉडिफाइड आ गई, यहाँ भी अनमॉडिफाइड आ गई, तो ये कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, मतलब डोमिनेंट बना देगा। अब अगर मान लो ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर ये आ गई मॉडिफाइड वाली जीन, ये भी आ गई मॉडिफाइड वाली जीन, तो जिसकी वजह से कैरेक्टर कैसा बन जाएगा बेटा, रिसेसिव। तो ये कंसेप्ट है डोमिनेंट और रिसेसिव का। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या हुआ है, द जीन विच वाज मॉडिफाइड, उसने भी मतलब लिटिल थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, उसने कम मॉडिफिकेशन के साथ प्रोटीन प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यही हुआ कि दोनों ने थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशन थी जिसके अंदर, तो उन्होंने लेस एफिशिएंट प्रोटीन प्रोड्यूस की, जिसकी वजह से कलर क्या आता है, पिंक, राइट। चलो आई होप ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल वेयर phenotypic ratio and the genotypic ratio in F2 generation would be same. PR is equal to GR in F2 के अंदर। अभी हमने डिस्कस किया 1:2:1 और यही जीनोटाइप थी 1:2:1। किसके अंदर हमने डिस्कस किया था, फ्लावर कलर ऑफ स्नैपड्रैगन, ठीक है। मतलब कैसे फ्लावर प्लांट्स बने थे, ये रेड इज टू पिंक इज टू वाइट, किसके इक्वल थी, होमोजाइगस, ये वाली और ये वाली, ये किसके एग्जाम्पल है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। चलो आगे आ जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन एंटीरिनम 2 प्लांट्स विद पिंक कलर्ड फ्लावर, पिंक कलर का मतलब R, capital R, small r, were crossed, the plant obtained with red, pink and white were in the ratio of 1:2:1. What would be the genotype of the parent plant? देखो खुद ही बता दिया क्वेश्चन में, जीनोटाइप क्या होगी, कैपिटल R, स्मॉल r, दैट मीन्स हमारा आंसर हो गया है C। चलो नेक्स्ट आओ, A gene showing codominance। अभी हम स्टार्ट करेंगे कोडोमिनेंस को। कोडोमिनेंस का बेटा मतलब समझो, को मतलब टुगेदर, को मतलब टुगेदर, डोमिनेंट मतलब दोनों जीन्स अब अनमॉडिफाइड हैं, कोडोमिनेंट टुगेदर डोमिनेट, तो इसको हम बोलेंगे कोडोमिनेंस, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल लेके बात करें तो हमारे सामने एक एग्जांपल है ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस। यहाँ पर क्या होते हैं, एक ही जीन की, मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने बोला एक जीन की, एक फैक्टर की 2 फॉर्म्स, डोमिनेंट या रिसेसिव, बट हम यहाँ पे बोलेंगे एक जीन की एक तरह से 3 फॉर्म जो एक साथ डोमिनेट करती हैं। अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस, पहले इसको समझो, बोथ द एलील्स, दोनों के दोनों एलील्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली इन हेट्रोजाइगोट, मान लो ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम था, मान लो यहाँ पे एक जीन थी और यहाँ पे मान लो एक जीन थी, व्हाटएवर, अब हाइट है मतलब कुछ भी जीन मान लो, ये जीन थी, दोनों अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस कर दें, तब उसको बोलेंगे क्या, कोडोमिनेंस। मतलब ये भी फंक्शनल प्रोटीन है, ये भी फंक्शनल प्रोटीन बनाएगी, दैट इज कोडोमिनेंस। तो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस। क्या दिख रहे हैं बेटा आपको, ये है कैटल, एक है ब्राउन कलर का, एक है व्हाइट कलर का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए था, ये वाला जो कलर डोमिनेंट है अगर, तो जो काऊ का कलर है वो ऐसा ही आना चाहिए था, बट होता क्या है, आपने अक्सर देखी होगी अपने आसपास बहुत सारे ऐसे कैटल्स या डॉग्स भी आपने देखे होंगे जिनकी बॉडी के ऊपर 2 कलर्स होते हैं, ब्राउन कलर इसके काऊ का है, इसके ऊपर व्हाइट स्पॉट्स हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये देखो इसके व्हाइट ये जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये किसकी एग्जांपल है कि दोनों रेड और व्हाइट जीन ने अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस किया, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ठीक है। Till now we were discussing crosses where the F1 resembled either of the 2 parents, that is dominance की वजह से। ये सारे जो हम बात कर रहे हैं ना, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, these are exception to Mendel's law, मेंडल के लॉ की एक्सेप्शंस हैं ये, ठीक है। चलो, और was in between, that is incomplete dominance, but in the case of codominance F1 generation resemble करती है दोनों पेरेंट्स के साथ,
हमने ये बोला डोमिनेंट वाले में मेंडल जी की जो ऑब्जर्वेशन थी कि F1 के अंदर जो प्रोजेनी है वो अपने किसी भी एक पेरेंट से मैच करती है, दैट इज डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने ये देखा जो प्रोजेनी है F1 जनरेशन की वो अपने किसी भी पेरेंट के साथ मैच नहीं करती है। बट हम यहाँ पे को डोमिनेंस में बात करेंगे कि जो प्रोजेनी है F1 जनरेशन की मैच करती है अपने दोनों पेरेंट्स के साथ। दैट मीन्स को मतलब साथ साथ डोमिनेट करती हैं जीन्स। F1 generation resembles to both parents. A good example is different type of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings. ABO blood groups, चलो ABO blood group की बात करते हैं। ये किसकी बात करी हमने? कलर, कैटल कलर है ना, कलर ऑफ कोट, कलर ऑफ कोट इन कैटल्स। ये भी किसकी एग्जांपल है बेटा? ये भी एग्जांपल्स है कोडोमिनेंस की। ठीक है, चलो अब हम आते हैं एक बार उसकी ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो ब्लड ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि देयर आर 3, एक ही जीन, ठहरो, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाली जीन, और इस जीन के पास है 3 एलील्स। कितनी एलील्स हैं? 3 एलील्स। तो एक तरह से ना बेटा 3 एलील्स, मेंडल ने बोला था 2 ही होती है, नहीं हम यहाँ बोल रहे 3, तो 3 एलील्स का मतलब इसके पास है मल्टीपल एलील। तो इस कंसेप्ट को हम एक तरह से मल्टीपल एलीलिज्म भी कह देते हैं, जिसको हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। IA ये जीन्स के नाम है, IB, IO। ठीक है, 3 एलील्स हैं, इनमें से ये दोनों क्या है? डोमिनेंट। अब आप समझते हो डोमिनेंट का मतलब अनमॉडिफाइड जो जीन है वो अपने आप को अगर एक्सप्रेस कर देगी तो इसका मतलब डोमिनेंट है वो। ठीक है, और O वाली क्या है? दिस इज द मॉडिफाइड जीन। तो ये क्या है बेटा? रिसेसिव। ये क्या है? रिसेसिव है। अब देखो, अब अगर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ जाए, IA IB आ जाए, ठहरो, IA आ गया तब हमें पता है ब्लड ग्रुप बनता है A। IA आ जाए, IO आ जाए, तब हमें पता है कि मेंडल लॉ अप्लाई हो रहा है, डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तब भी बन गया A। IB आ जाए तो ये बना देगा B ब्लड ग्रुप। IBIO आ जाए तो बनेगा B ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये तो चलो सेम बन रहे हैं, बट जब आ जाए IA और IB, ये तो चलो रिसेसिव वाली एलील थी, ठीक है, अपने आप को नहीं एक्सप्रेस किया, डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, बट जब ये A और B की बात करेंगे हम तो दोनों जीन अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करेंगी और ब्लड ग्रुप बन जाएगा बेटा AB ब्लड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमें पता है अगर IO आ जाएगा तो ये तो रिसेसिव कैरेक्टर और ये क्या बना देगा? O ब्लड ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6 तीन एलील्स है एक ही जीन की, ब्लड ग्रुप के जीन की 3 एलील्स है, जिनमें से 2 डोमिनेंट है, 1 रिसेसिव है, और इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास आते हैं 4 ब्लड ग्रुप, A, B, AB एंड O। राइट, A और B को चलो हम समझ सकते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर भी ब्लड ग्रुप अगर A आ रहा है मतलब मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस इज एप्लीकेबल। बट व्हाट अबाउट दिस ब्लड ग्रुप A और B? इसके अंदर दोनों जीन्स, दोनों एलील्स अपने आप को एक साथ, दैट इज को-डोमिनेंस, एक साथ डोमिनेट कर रही हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप है AB। राइट, चलो अब देखो एक बार, हाँ जी, ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन I। कौन सी जीन है बेटा? I। राइट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स लिए मैंने, ठीक है, RBCs, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके पास होते हैं कुछ शुगर पॉलीमर्स। ठहरो, क्या होते हैं? कुछ शुगर पॉलीमर्स। ठीक है, दीज आर द शुगर पॉलीमर्स, जिनको एंटीजन्स भी बोल देते हैं, शुगर पॉलीमर्स। ठीक है, that protrudes from its surface, बाहर की तरफ आ जाते हैं, and the kind of sugar is controlled by the gene। अब कौन सी टाइप का शुगर पॉलीमर आएगा उसको कंट्रोल करने के लिए है कौन सी जीन? I जीन। इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे, ओके, आगे आओ। The gene I
के पास कितनी एलील्स हैं? 3 एलील्स हैं, IA, IB एंड सिंपल I। इसको ऐसे लिखो, IA, IB, IO कर दो, जो खाली है उसको O कर दो। The alleles IA and IB they produces a slightly different form of the sugar, while allele जो है IO does not produce any sugar। ठीक है, IA और IB कुछ डिफरेंट फॉर्म की शुगर प्रोड्यूस करते हैं, जबकि IO जो है वो कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। इसलिए हमने जीरो मतलब O मतलब खाली है, ये O मतलब जीरो है, राइट? बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ईच पर्सन possesses any 2 of the 3 जीन एलील्स। अब हमें पता है एक गैमीट्स आता है बेटा मेल से, मान लो इसके पास IA थी, दूसरा गैमीट आ गया मान लो IB वाला, मान लो ये मेल गैमीट है, ये फीमेल है, तो इनके प्रोजेनी के पास हो सकता है IAB आ जाए। ठीक है, या बहुत सारे ऑप्शंस और भी होते हैं जिनको हम अभी भी डिस्कस करेंगे। तो IA and IB are completely dominant over I0 या O। In other words, जब IA और IO are present, तब only IA अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, because I does not produce any sugar। ये वाला केस लो, ठहरो, इधर ही आ जाओ। जब हाँ ये वाला केस लो, यहाँ पे क्या है, IA ने तो शुगर प्रोड्यूस कर दी, मतलब नॉर्मल वाली प्रोटीन थी, दिस वाज नॉर्मल एलील, राइट? IO ने नो शुगर, कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं की, तो जिसने शुगर प्रोड्यूस की उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, इसलिए ब्लड ग्रुप आ गया बेटा A। ऐसे ही हुआ B के अंदर, तो ब्लड ग्रुप आ गया B, राइट? तो यही बात हम कह रहे हैं। And when IB and IO are present, IB expresses, right? But when IA and IB are present together, co-dominant, they both expresses their own types of sugar। दोनों अपनी अपनी काइंड की शुगर प्रोड्यूस करेंगे। This is because of the co-dominance। वर्ड को पकड़ना बेटा, co मतलब साथ में, dominance मतलब dominate करना, ठीक है, co-dominance। Hence the red blood cells have both A and B types of sugar। तो IA A ब्लड ग्रुप, दोनों ने शुगर प्रोड्यूस की तो A वाली, A और B ने दोनों शुगर प्रोड्यूस की, AB आ गया। एक के पास कुछ भी नहीं था, A वाली शुगर प्रोड्यूस हुई तो A ब्लड ग्रुप, IB ने बना दिया B, IB दूसरे ने कुछ भी नहीं प्रोड्यूस किया तो बन गया B, IO मतलब नो शुगर एट ऑल, दैट इज O ब्लड ग्रुप, राइट? तो इस तरह से ब्लड ग्रुप की जो एग्जांपल है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, राइट? चलो, सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। हमने अभी बनाए 3 डिफरेंट एलील्स की वजह से कितने कॉम्बिनेशन बने? 6। और ब्लड ग्रुप कितने बनते हैं बेटा? 4। These 3 alleles that are possible and therefore a total of 6 different genotypes। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप के जीनोटाइप्स बनेंगे 6, फिनोटाइप बनेंगी 4। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल? मतलब 4 फिनोटाइप्स। कौन कौन सी? A बनेगा, B बनेगा, AB बनेगा, O बनेगा, राइट? तो आप यहाँ से देख सकते हैं एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एलील फ्रॉम पेरेंट 2, जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग और ब्लड टाइप। देख लो, दोनों ने AA वाली शुगर दी तो A ब्लड ग्रुप बन गया, एक ने A दिया, एक ने B दिया, पेरेंट दूसरे ने, तो ये बन गया AB ब्लड ग्रुप, ठीक है? एक ने A दिया, दूसरे ने खाली वाली शुगर दी, मतलब कोई भी शुगर नहीं, IO दिया, तो ये अब कुछ भी नहीं है, तो A वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर गया, तो A ब्लड ग्रुप। IB वाले और दूसरे पेरेंट ने दिया A, तब भी क्या बन गया बेटा? AB। IB एक पेरेंट ने दिया, दूसरे पेरेंट ने भी IB दिया, तो बन गया B ब्लड ग्रुप। एक पेरेंट ने दिया IB, दूसरे वाले ने IO दिया, मतलब नो शुगर, तो भी ब्लड ग्रुप बन गया B। और जब दोनों ने सेम एलील दी, जो दोनों ने कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं किया, तो उसको हमने बोला O ब्लड ग्रुप। इज इट क्लियर? एम आई क्लियर विद माई कंसेप्ट? दैट इज ब्लड ग्रुप्स को ABO ब्लड ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा कंसेप्ट है? दैट इज कोडोमिनेंस, राइट? चलो, आई होप हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम। तो चलो देखते हैं। मदर इज होमोजाइगस B। अब होमोजाइगस का मतलब समझना, IB और IB होगा किसके पास? मदर के पास, राइट? ओके। एंड फादर इज A।
फादर कैसा है बेटा ए, बट कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि फादर होमोजाइगस है कि रिसेसिव वाला, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। व्हाट विल बी द पॉसिबल ब्लड ग्रुप इन देयर प्रोजेनी। मान लो अगर मैं आई ए भी कर लूँ, मदर इज होमोजाइगस बी एंड फादर इज होमोजाइगस ए भी अगर मैं ले लूँ, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, आई ए आई बी आ सकता है, ठीक है, आई ए आई बी। अब अगर मान लो मैं ये बोल दूँ कि मान लो ये हेट्रोजाइगस है, तब क्या होगा, एक बार इसको करके देख लो। इसके गैमीट तो आई बी वाले ही बनेंगे, 2 बन जाएंगे। इसके क्या बनेंगे, एक आई ओ बनेगा, एक आई ए बन गया। जब ए और बी कंबाइन करेंगे तो आई ए आई बी, और जब बी वाला इसके साथ कंबाइन करेगा तो आई बी आई ओ। इसका मतलब इसका ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी और इसका बनेगा बी। तो हमारे पास क्या हो सकता है, ए बी एंड बी। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए बी एंड बी। क्लियर, ओके, आगे आ जाओ। एबीओ ब्लड ग्रुप एग्जिबिट्स, कौन सी वो एग्जिबिट करते हैं, हमने अभी भी डिस्कस किया, क्या वो कंप्लीट डोमिनेंस है, नहीं, को डोमिनेंस है बेटा, को डोमिनेंस है, एक साथ डोमिनेट करते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया एक जीन की कितनी एलील्स हैं, 3 एलील्स हैं। तो ऐसी कंडीशन जब एक जीन की 2 से ज़्यादा एलील्स हो तो उसको बोलते हैं बेटा मल्टीपल एलीलिज्म। तो इस कंसेप्ट को हमने बोला मल्टीपल एलीलिज्म। तो ब्लड ग्रुप एक साथ हम 2 जगह एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, को डोमिनेंस में भी और मल्टीपल एलीलिज्म में भी। इसका मतलब बोथ बी एंड सी हमारा हो गया है आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए, ओके, पता नहीं होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, इट मैरिज विद द वुमेन विद ब्लड ग्रुप बी, इसका है बी, ये भी नहीं हमें पता होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। दे हैव अ सन जिसका ब्लड ग्रुप है IO। What will be the genotype of this parent? इसका मतलब O ब्लड ग्रुप आने के लिए एटलीस्ट O ब्लड ग्रुप के लिए क्या चाहिए हमें, दोनों IO चाहिए ना हमें, तभी तो ये आएगा O ब्लड ग्रुप, राइट। दिस इज O ब्लड ग्रुप। तो इसका मतलब इससे अगर हम बनाएंगे तो देखो IA IO IB IO, ठीक है, हटा दो इसको, एक बार करके देख लो खुद ही। तो ये तो आपका बन गया IA IB, ठीक है, ये बन गया है आपका IA IO, ये बन गया है IB IO। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया है इनका एक बेटा जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, O ब्लड ग्रुप वाला बेटा, ठीक है। दिस इज O ब्लड ग्रुप। इसका मतलब दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, हेट्रोजाइगस A एंड हेट्रोजाइगस B। तो देख लो कहाँ है, यस बी में है बेटा हमारे पास ये वाला ऑप्शन, IA IO IB IO, दैट मीन्स बी बन गया है हमारा आंसर। तो with this we have done with our very important concept। पूरे इस चैप्टर में से ना जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इन टॉपिक्स में से, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपीज, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल एलीलिज्म, जिनको हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। तो आज हमने इस कंसेप्ट को, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया। फिर भी अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो आप अपने डाउट हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड आई होप आप हमारी दी गई DPP को भी साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हैं। तो DPP को जरूर सॉल्व कीजिएगा ताकि आपके डाउट जो भी आएंगे हम उनको क्लियर कर सकें और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो दिन ब दिन बहुत अच्छी होती जानी चाहिए, ठीक है। तो इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।